नमस्कार, वक्त तो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया, जिस पर काशी के विद्वानों का कहना है कि शुभ संयोग तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। दरअसल यूपी में मिशन 80 को अगर साधना है तो पूर्वांचल सबसे अहम रोल प्ले करता है। यहां से प्रधानमंत्री आते हैं, यहां से सीएम आते हैं, यानी डबल इंजन की सरकार यहीं से चलती है। बावजूद इसके यहां की राजनीति पर जाति का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका असर आज प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में भी नजर आया। तो मिशन 80 के लिए कितना अहम है पूर्वांचल, देखिए दिल्ली का सिंहासन क्या दिलाएगा पूर्वांचल। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनाई हैं। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा, फिर तीसरी बार वाराणसी के डीएम ऑफिस में किया नामांकन दाखिल। दो 2024 के चुनावी रणभेरी में पीएम मोदी ने वाराणसी की धरती से उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल ठोक दी। इस दौरान उनका साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पार्टी और गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, काशी में मां गंगा के चरणों में वंदन के साथ आज मेरे दिन का शुभारंभ हुआ। उनके दर्शन और पूजन से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मां गंगा से मैंने अपने काशीवासियों के साथ ही देश भर के परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। प्रधानमंत्री के नामांकन में 4 प्रस्तावक शामिल रहे और इनके नाम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर हैं। प्रस्तावक के तौर पर इन 4 नामों को लेकर सियासी अटकलें शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि पीएम मोदी ने चारों प्रस्तावक के बहाने यूपी के जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के साथ ही पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव की तपिश तेज हो गई है। 26 लोकसभा सीटों वाले पूर्वांचल के बारे में कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में कर लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। ऐसे में 32% आबादी वाले पूर्वांचल के सियासी महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका राज तिलक कंफर्म है। ठीक उसी तरह यूपी का दिल जानना हो तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना सीख लो। यही सत्ता का समीकरण है और राजनीति का अंक गणित भी। यही वजह है कि चाहे मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन, पूर्वांचल पर जीत का परचम दोनों लहराना चाहते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं,
इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। यूपी में मिशन 80 का नारा देने वाली भाजपा के सामने कई जगह खासी चुनौतियां हैं। मसलन उपचुनाव में कब्जाए आजमगढ़ के किले पर काबिज रहने की चुनौती, 2014 में जीते गाजीपुर घोसी और लालगंज फिर पाने का संघर्ष है। मछली शहर और बलिया की जीत का पिछला अंतर भी बड़ा नहीं था, वहां भी पार्टी को खासी चुनौती देखने को मिल रही है। वहीं इस बार पूर्वांचल में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन की चुनौती भी बड़ी है। यूपी के दो लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। खासकर अखिलेश ने यूपी में गठबंधन का मोर्चा संभाल रखा है। जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। 2024 में अगर देखें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो 2019 में अकेले चुनाव लड़ी थी 32 सीटों पर, वो इस बार बीजेपी के साथ है। अपना दल बीजेपी के साथ है, जिसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। और साथ में निषाद पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, यहाँ पे उनका असर है, वो भी बीजेपी के साथ। यानी बाकी सीटों पे एक अति पिछड़ों का दबदबा है और अति पिछड़ी जातियां ही तय करती हैं कि कौन जीतेगा। भले ही बीजेपी यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती, लेकिन पूर्वांचल में मुश्किल राहें उसके रास्ते को रोक सकती। आखिर क्यों अहम है पूर्वांचल, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो बीजेपी के लिए क्यों अहम है पूर्वांचल, ये समझने से पहले आपको ये हम बताते हैं कि कहां-कहां बीजेपी के लिए पूर्वांचल में चुनौती बड़ी है। जल्दी से एक नजर डालिए कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कुल मिलाकर के 5 सीटें यहां पर गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, घोसी और आजमगढ़। दरअसल यहां के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी यहां कमजोर स्थिति में है, एक फाइट विपक्षी पार्टियां देने की स्थिति में नजर आती हैं। अब अगर स्ट्राइक रेट के आधार पर हम बात करें तो देखिए, यूपी और पूर्वांचल अगर कंपेयर करें आप, एनडीए का स्ट्राइक रेट 2 चुनाव में 2017 यानी विधानसभा चुनाव को कंपेयर हम कर रहे हैं, 2017 के चुनाव में देखिए पूरे यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि अगर सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित करें तो 77%। पूरे यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में 68% एनडीए का स्ट्राइक रेट, ये कितना गिरा, 59% पर आ जाता है अगर सिर्फ पूर्वांचल की बात की जाए तो। 2022 में विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। अब 2019 इलेक्शंस की बात करते हैं और जिन सीटों पर उस वक्त बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, आइए वो सीटें आपको दिखाते हैं। देखिए, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और ये तमाम सीटें 2014 में यहां पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन बिल्कुल विपरीत स्थिति 2019 में देखने को मिली। अब पूर्वांचल का अगर अंक गणित आप समझें तो कितनी यहां पर कुल मिलाकर के सीटें आती हैं, उस लिहाज से आपको समझाते हैं। देखिए, जिले हैं 21, लोकसभा की सीटें आती है 26, विधानसभा की सीटों की बात की जाए 130 सीटें पूर्वांचल से आती है। आबादी की बात करें तो 6.37 करोड़, ये 2011 की आबादी के हिसाब से, यानी कुल प्रदेश की आबादी का लगभग 32% जो है वो पूर्वांचल में सिमटा हुआ है। अब बात जनादेश की भी कर लेते हैं। 2019 और 2014 का अंतर देखिए, बीजेपी को इनमें से 23 सीटें मिली थी, एनडीए को 25, इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि अपना दल को 2 सीटें मिली थी और बीएसपी उस वक्त 0 पर आउट हुई थी। 2019 चुनाव की अगर आप बात करें, बीजेपी को 19 सीटें, फिर अपना दल ने 2 सीटें जीती, तो ऐसे में 2 जोड़ के 21 हो जाता है। बीएसपी को यहां पर 4 सीटें मिली थी, यानी बीएसपी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बेहतर हुआ था और 0 से 1 चुनाव बाद बीएसपी सीधा 4 पर आ गई थी। अंतर यह रहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने उस दौरान मिलकर साथ आकर चुनाव लड़ा था, जिसका असर 2019 के इलेक्शंस में नजर आया। इस इलाके में देखने को मिला, बीएसपी को एक मार्जिन मिला और बीजेपी को 4 सीटों का सीधा घाटा हुआ और 19 पर जीत मिली, अपना दल को 2 सीटों पर। इसलिए यहां पर आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं उलट फेर के हिसाब से देखा जाए तो नुकसान वाले नजर आते हैं बीजेपी के लिए। अब इसी की भरपाई क्या हो पाएगी या फिर वो नुकसान चलता रहेगा इस चुनाव भी, ये देखना बाकी है।
पूर्वांचल का इलाका यूपी के पिछड़े इलाकों में आता है। ये पूरी भोजपुरी बेल्ट है, यहाँ ज्यादातर किसानी होती है। पूर्वांचल की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पिछड़ा इलाका होने के बावजूद बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट होता है। राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि जातियों में गुथी पूर्वांचल की राजनीति में हर सवाल का जवाब जाति होता है। फिर चाहे सवाल आरक्षण का हो, रोजगार का हो, विकास का हो या फिर कोई दूसरा मुद्दा हो, पूर्वांचल को पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और MY समीकरण का कॉकटेल माना जाता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि पूर्वांचल में किस जाति की हिस्सेदारी कितनी। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल में मुसलमान 15 से 16%, यादव 13 से 14%, ब्राह्मण 9 से 10%, राजपूत 6 से 7%, निषाद 3 से 4%, राजभर 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5%, मौर्य 4 से 5% और दलित 20 से 21% के बीच में। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी की सियासत में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मुद्दे काम करे या ना करे, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है, वोटर ये बाद में देखता है। पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। ऐसे में पूर्वांचल को साधना इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए काफी चुनौती भरा है। वहीं अपने कंधों पर इंडिया गठबंधन का भार लेकर चल रहे अखिलेश के लिए भी राहें कांटों भरी। यही वजह है कि वो MY के साथ साथ PDA के फॉर्मूले पर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि 24 के चुनाव में पूर्वांचल को साधा जा सके। पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां PDA समीकरण अखिलेश के लिए कारगर साबित हो सकता है और अखिलेश की नजर इन सीटों पर है, जिनमें आजमगढ़, गाजीपुर, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, बहराइच, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज। हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी को पूर्वांचल में मात देना आसान नहीं, क्योंकि पूर्वांचल में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा है। ऐसे में अखिलेश अपने PDA फॉर्मूले के साथ साथ MY समीकरण को मिलाकर बीजेपी को हराने के प्लान पर लगे। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और PDA की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये PDA ज्यादा आवाज उठाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संघर्ष मिटाओ और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। पूर्वांचल की बात की जाए तो 5 हॉट सीट ऐसी हैं जहां पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार इन सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया की फाइट टफ मानी जा रही है। तो जिन 5 हॉट सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया की फाइट टफ मानी जा रही है, वो 5 हॉट सीटें कौन सी है पूर्वांचल की, खासकर क्योंकि मिशन 80 को अगर साधना है, क्लीन स्वीप करना है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां पर तगड़ा झटका लगा था समाजवादी पार्टी का गढ़ जिसको समझा जाता है। सबसे पहली सीट आजमगढ़। अखिलेश के M+Y समीकरण का ये टेस्टिंग ग्राउंड है। बीजेपी के लिए उपचुनाव की जीत बरकरार रखने का यहां पर दबाव भी है। आपको याद होगा 2022 के उपचुनाव में राजनीति में नए नवेले आए थे निरहुआ, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को यहां से, जो चचेरे भाई अखिलेश यादव, उनको शिकस्त दी थी। ऐसे में क्या ये अग्नि परीक्षा इस बार की पार कर पाएगी बीजेपी या वापस अपना गढ़ जो है वो सपा हथिया लेगी, ये देखना है। दूसरा आपको दिखाते हैं दूसरी हॉट सीट कौन सी है। दूसरी सीट हो गई गाजीपुर। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल भरा रास्ता नजर आता है कि ये सीट बीजेपी निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। तीसरी सीट आपको दिखाते हैं जहां पर थोड़ी राह आसान नजर आती है। वो कौन सी सीट है? हॉट सीटों में यह भी नाम शुमार है क्योंकि बीएसपी ने अचानक से यहां पर रातों रात अपना कैंडिडेट आखिरी दौर में बदल दिया। तीसरी सीट दिखाइए जौनपुर। ये देखिए, बीजेपी बनाम बीएसपी की लड़ाई मानी जा रही थी। 2019 में बीएसपी ने यहां पे जीत भी दर्ज की, लेकिन शिखरा रेड्डी, उनका नामांकन वापस ले लिया गया और उसके बाद पुराने जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उनको उतारा गया है और ऐसे में यहां पर बीजेपी को एक लीड मिली है माना जा रहा है। अब लेकिन देखना होगा ये सीट फिर भी निकल पाती है कि नहीं। चौथी सीट देखिए लालगंज। ये सुरक्षित सीट है, बसपा के पास है, दलित सुरक्षित सीट है। लालगंज में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं जो निर्णायक भूमिका में है, बीजेपी के अगेंस्ट है। ऐसे में यहां पर यह सीट जो है यहां पर भी टफ फाइट का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी और अंतिम हॉट सीट जिसकी बात करना अनिवार्य है वो है घोसी। बसपा के पास है फिलहाल यहां भी राजभर और चौहान वोटर यहां पर सबसे ज्यादा है। ओपी राजभर के बेटे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, लेकिन क्या वो सीट निकाल पाएंगे एनडीए के लिए या फिर इंडिया गठबंधन इस रणनीति के तहत बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचा सकता है? ये चुनाव मुद्दों
धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच अगर फंसा तो सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना यूपी के लिहाज से जल्दबाजी होगी। वहीं अगर पूर्वांचल के मुद्दों की हम बात करें, अब यहां पर अलग क्या मुद्दे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण अगर हुआ तो फिर बदल जाएंगी चीजें, लेकिन मुद्दे कौन से हैं एक्चुअली जो जमीन पर नजर आते हैं। देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस पर काबू पाना एक बड़ा मुद्दा है, साल दर साल लगातार चलता रहा है, लेकिन अब तक इस पे पूर्ण विराम नहीं लगा है। इसके अलावा एक मांग रही है हर जिले में एम्स मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने की, लेकिन ये अब तक पूरी नहीं हो पाई है, काम जरूर हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है और पूरे अगर पैन इंडिया आप देखें तो ये बड़ा मुद्दा है, यहां पर भी ये मुद्दा असर दिखा सकता है। इसके अलावा चौथा मुद्दा लगातार बंद हो रही चीनी मिलें, ये प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। पूर्वांचल में भी इसकी एक धमक इस मुद्दे की देखने को मिलती है। बीजेपी के खिलाफ, पांचवा और एनडीए के खिलाफ भी चीनी मिल कर्मचारियों का एरियर भुगतान, जिसका वादा तो कई बार हुआ लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। अब इस बार के मुद्दे तय करेंगे कि बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा या नुकसान। पूरे पूर्वांचल का मिजाज बहुत ही अल्हड़ माना जाता है, यानी उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, और ये बात मोदी, राहुल भी जानते हैं और अखिलेश, मायावती भी। पूर्वांचल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी। ऐसे में पूर्वांचल के मिजाज और इतिहास को देखते हुए सभी पार्टियां उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर सियासी अखाड़े में डटी हुई। तो पूर्वांचल के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि किस सियासी सूरमा ने अपना वादा निभाया और किसने किया फरेब, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला तो लोगों का ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।